बच्चों, मैं वीनस, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम क्लास +2 के लिए भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ पर डिस्कशन करेंगे। मैं इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी कि भारत में लोकतंत्र कैसे शुरू हुआ या लोकतंत्र की क्या पहचान है। ठीक है, लोकतंत्र होता क्या है? लोक प्लस तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन ने भी यही कहा है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र की दो श्रेणियां पाई जाती हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जिसमें जनता अपने किसी नुमाइंदे को नहीं चुनती, वो सीधे अपने सार्वजनिक निर्णय लेती है और निर्णयों के द्वारा वो देश की शासन व्यवस्था चलाती है। लेकिन ये चीज़ तो व्यवहारिक है ही नहीं, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी जनसंख्या 50,000 से कम हो। मीन्स प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं पर पाया जा सकता है जहाँ पर 100, 200, 300 इतने की संख्या में लोग रहते हो। ठीक है, इसलिए ये चीज़ तो व्यवहारिक है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। समाज छोटा हो बड़ा हो, समुदाय छोटा हो बड़ा हो, हर जगह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पाया जाता है। इसको परोक्ष लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार होता है। मतदान के द्वारा सार्वजनिक निर्णय लेने के लिए, जनता के पक्ष में सार्वजनिक निर्णय लेने के लिए हम अपना नुमाइंदा चुनकर भेजते हैं जो जनता के ऊपर शासन करता है और जनता के पक्ष में निर्णय लेता है। भारत जैसे देश में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पाया जाता है क्योंकि हमारी जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है। अब चाहे 50,000 जनसंख्या हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, तो उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। बस प्रतिनिधित्व लोकतंत्र ही वहाँ पर कामयाब हो सकता है, यानी कि हम अपने समाज में अपने द्वारा चुना हुआ नुमाइंदा अपने ऊपर शासन करने के लिए चुनते हैं और फिर वही हमारे मामले में सार्वजनिक हित में फैसले लेता है। हर व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, वो मतदाता के तौर पर कार्य करता है और अपने मत के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनता है जो सार्वजनिक हित में निर्णय लेता है, देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है, सरकारी नीतियों के निर्माण में सहायता करता है। हमारे संविधान में भी हमें एक लोकतांत्रिक गणराज्य की संज्ञा दी गई है। मीन्स हम एक ऐसे गणराज्य में रहते हैं जिसके अंदर लोकतंत्र पाया जाता है। जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। सार्वजनिक हित में निर्णय लेने के लिए, कानून बनाने के लिए और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नागरिक सभी अधिकारियों को चुनते हैं। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र में पाया जाता है, यानी कि सार्वजनिक हित में निर्णय लेने के लिए जनता सभी कार्य करती है। ठीक है, उसके अलावा कानून बनाने में भी वो अपनी भूमिका प्रत्यक्ष तौर पर निभाती है, तो उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का नाम दिया जाता है। जबकि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में सार्वजनिक निर्णय लेने के लिए हम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं जो हमारे हित में निर्णय लेते हैं, सार्वजनिक निर्णय लेते हैं और कानून बनाते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं ताकि देश के विकास को आगे बढ़ाया जा सके या देश को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल किया जा सके। ठीक है, इसको सहभागी लोकतंत्र का नाम भी दिया गया है। सहभागी लोकतंत्र क्या होता है? एक ऐसा लोकतंत्र जिसके अंदर सब व्यक्ति पूर्ण रूप से अपना हिस्सा दे या पूर्ण रूप से भाग ले, उसको सहभागी लोकतंत्र कहा जाता है। हमारे यहाँ एक तरह का लोकतंत्र और पाया जाता है, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र। इसके बारे में एक ही चीज़ बतानी काफ़ी होगी कि पंचायती राज विकेंद्रीकृत मीन्स नीचे से ऊपर की ओर शासन। गांव में हमारी पंचायतें शासन चलाती हैं, मतलब गांव के लोग 18 साल से ऊपर का हर वयस्क नागरिक मतदान करने का अधिकारी है। वो अपने मतदान से गाँव में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरपंच का चुनाव करते हैं। ठीक है, उसके बाद शहरों में नगर निगम
और नगर पालिका। उसके बाद राज्य में मुख्यमंत्री को चुना जाता है और देश में प्रधानमंत्री को, जबकि राष्ट्रपति जो है वो हमारा संवैधानिक मुखिया है। राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है, क्यों? तभी तो हमें गणतंत्र कहा गया है कि राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है। भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो किसी राजा की तरह उसको पैतृक तौर पर प्राप्त नहीं होता। हाँ, वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे राष्ट्रपति को चुनते हैं और फिर वो 5 साल के लिए भारत का संवैधानिक मुखिया कहलाता है। भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय मूल्य पे डिस्कशन करेंगे अब हम। देखो, भारत 1858 से 1947 तक अंग्रेजों के अधीन रहा। भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर्गत आता था, यानी कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। हमारी जो शासन व्यवस्था थी वो इंग्लैंड की महारानी चलाती थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारे यहाँ शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। ठीक है, पूरे लंबे टाइम में, इतने लंबे टाइम में हमारे कुटीर उद्योग, छोटे लघु उद्योग बिल्कुल खत्म हो चुके थे। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे यहाँ थोड़ा सा विकास भी किया, जिसमें उन्होंने रेलों का प्रारंभ किया। अंग्रेजी शिक्षा को हमारी एजुकेशन में उन्होंने शामिल कर दिया, यानी कि जब वो इंग्लिश जब हमारी एजुकेशन सिस्टम में आ गई तो भारतीयों ने क्या किया, इंग्लिश को पढ़ा। जब इंग्लिश सीखी उन्होंने, इंग्लिश सीखने के बाद उन्होंने अन्य देशों का साहित्य पढ़ा। अन्य देशों के साहित्य के बाद उन्हें समानता, बंधुत्वता आदि के बारे में पता चला। जब समानता के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि हमारा तो आर्थिक, सामाजिक हर तरफ से हमारे साथ अन्याय हो रहा है शासन व्यवस्था के दौरान। तो उन्होंने क्या किया, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होने से उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ अपना झंडा बुलंद कर दिया और वो आज़ादी की चाह उनमें पनपने लगी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लड़ना शुरू कर दिया। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा हमें आज़ादी प्राप्त हुई 1947 में, तो सबसे पहली चुनौती हमारे सामने क्या थी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र तो होगा, लेकिन वो लोकतंत्र कैसा होगा। ठीक है, किस तरह का संविधान तैयार किया जाएगा। इस संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए भारतीय पहले से ही तैयार थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू और अन्य 8 कांग्रेसी नेताओं ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार कर लिया था। कब? 1928 में। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार कर लिया था। अगर हम ये मान के चले कि लोकतंत्र वर्ड जो है वो हमें पूरी तरह से अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप मिला है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे महाकाव्यों में, पुराणों में, इन सब में पहले से ही हमारे सामाजिक मूल्यों में मजबूत रहे हैं और इनके थ्रू ही हमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र की परिभाषा प्राप्त हुई थी। ठीक है, मीन्स 1928 में जो भारतीय संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा तैयार किया गया था, वो एक पृष्ठभूमि कही जा सकती है भारतीय लोकतंत्र की। इसके अलावा कराची सम्मेलन में पहले से ही ऐसे बिंदुओं को तैयार कर लिया गया था जो भारतीय संविधान का आधार बने, आगे चलकर जिन्होंने भारतीय संविधान में एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में अपनी भूमिका निभाई। फ्रांस की क्रांति का भी भारतीयों पर पूरा प्रभाव पड़ा। कारण ये था कि फ्रांस की क्रांति के पीछे जो मूल आधार था वो क्या था? समानता और बंधुता। इसका प्रभाव भी भारतीयों पर पूरी तरह से पड़ा। और दूसरा था रूसी क्रांति का भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसके भी मेन उद्देश्य समानता थी। तो इसलिए भारत में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होने से भारत को आज़ादी मिलने में आसानी हुई और भारत में एकता का बिगुल बज उठा था, जिसने भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू और अन्य 8 कांग्रेसी नेताओं ने जो अधिवेशन में मसौदा तैयार किया था वो आगे चलकर भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान का आधार बना। कराची सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें पहले से ही 15 बिंदुओं पर
चर्चा की गई, वो बिंदु जो भारत को आगे लोक कल्याणकारी राज्य बना सकते थे, उन बिंदुओं पर पूरा डिस्कशन किया गया, जो आगे चलकर भारतीय लोकतंत्र और या हम कह सकते हैं कि संविधान के लिए प्रमुख आधार बनकर तैयार हुए। कराची नामक शहर जो आजकल पाकिस्तान में है भारत की आज़ादी की बाद से, वहाँ पे कराची कांग्रेस सम्मेलन 1931 में कांग्रेस ने स्वराज की कल्पना के साथ भारतीय संविधान में लोगों की आर्थिक आज़ादी की बात को तो स्वीकारा ही, साथ में ये भी कहा कि कोई भी स्वराज तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार ना दिया जाए। मतलब उनको कुछ अधिकार मिलेंगे तभी स्वराज कामयाब होगा, तभी वहाँ के लोगों को आज़ादी मिलेगी। इसमें से कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि लोगों को अपनी अभिव्यक्ति करने का आधार मिले, मीन्स अभिव्यक्त, वो अपनी इच्छा से कोई कुछ भी बोल सके, उन्हें कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार हो। इस तरह से मतलब कुछ पॉइंट्स पे वहाँ पर डिस्कशन किया गया। कराची कांग्रेस संकल्प 1931 में जो हुआ था, कराची पाकिस्तान का शहर है, यहाँ पर एक कांग्रेस के द्वारा एक संकल्प लिया गया था जिसमें कुछ मसौदे तैयार किए गए थे जो आने वाले भारतीय संविधान के लिए भूमिका का रोल अदा करेंगे। इसके पहला पॉइंट बनता है इसमें अभिव्यक्ति संघ बनाने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात को अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार होगा, वे इकट्ठे मिलकर संघ बना सकेंगे। ये कराची कांग्रेस सम्मेलन के अंतर्गत लिया गया एक फैसला था। नेक्स्ट है धर्म की आज़ादी हो, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। ये कराची कांग्रेस संकल्प के अंतर्गत ही तैयार किया गया मसौदा था। नेक्स्ट है सभी संस्कृतियों और भाषाओं को संरक्षण मिले, मीन्स सभी भाषाओं और संस्कृतियों को पूरे सम्मान के साथ देखा जाए। ये बात पहले ही बता दी गई थी कि सभी, चाहे समुदाय छोटा हो या बड़ा हो, समाज छोटा हो या बड़ा हो, उसकी भाषा और संस्कृति का पूरा सम्मान भारत के संविधान के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट था कानून के सामने सभी नागरिक समान हों। कानून की दृष्टि में सभी नागरिकों को समान अवसर की समान अधिकार मिले, समान उनके कर्तव्य हों और अवसर की समानता उन्हें प्राप्त हो। मीन्स वो अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय अपना सके और किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत वे कार्य कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा धर्म, जाति और लिंग के आधार पर, मीन्स धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो अपनी इच्छा से किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है, किसी भी व्यवसाय को छोड़ सकता है। ये फैसला कराची कांग्रेस संकल्प रैली में ही ले लिया गया था। मीन्स अभिव्यक्ति, संघ बनाने का अधिकार, अपनी बात को व्यक्त करने का अधिकार। नेक्स्ट था हमारा धर्म की आज़ादी, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार। उसे नेक्स्ट सभी संस्कृतियों और भाषाओं को संरक्षण देना। उसके नेक्स्ट है हमारा कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे। नेक्स्ट है धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय अपनाने का आधार है। वो धर्म, जाति और लिंग का उसमें कोई भी रोल नहीं होगा। व्यक्ति अपनी योग्यता से कोई भी व्यवसाय अपना सकता है और कोई भी व्यवसाय छोड़ सकता है। कराची कांग्रेस सम्मेलन में एक फैसला और लिया गया, सार्वजनिक कुओं और स्कूलों का प्रयोग जो होगा उसमें सभी को समान अधिकार होगा। मतलब सार्वजनिक कुओं और स्कूलों के प्रयोग में किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सभी को नियमों के अधीन शस्त्र रखने का अधिकार, मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार होगा। इस नियमों के अंदर हर एक व्यक्ति शस्त्र रखने का अधिकारी होगा। नेक्स्ट है कानून की बाध्यता के अतिरिक्त किसी को भी संपत्ति या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकेगा। मीन्स कानून की बाध्यता, जहाँ पे कानून बाधा न डाले वहाँ पे तो किसी की भी कोई संपत्ति नहीं छीनी जाएगी, लेकिन कानून के अंतर्गत अगर कोई आड़े आता, कानून के कोई आड़े आता है तो वो संपत्ति और स्वतंत्रता छीनी जा सकती है।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा, मीन्स राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा, यानी कि स्थिर रहेगा। वो धार्मिक मामलों में किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं लेगा। नेक्स्ट, वयस्क मताधिकार, मतलब भारत के प्रत्येक वयस्क को मत डालने का पूरा अधिकार होगा। निशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, मीन्स प्राथमिक शिक्षा जो है वो अनिवार्य होगी और वो निशुल्क होगी। नेक्स्ट है, किसी को विशेष पदवी नहीं दी जाएगी, मतलब किसी को विशेष उपनाम या पदवी नहीं प्रदान की जाएगी। मृत्युदंड समाप्त होगा, मृत्युदंड समाप्त हो। नेक्स्ट है, प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में आवागमन की और संपत्ति खरीदने और बेचने की पूरी छूट होगी। मीन्स कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में जाकर संपत्ति खरीद सकता है और संपत्ति को बेच सकता है, उसको आवागमन की और संपत्ति की पूरी छूट होगी। संविधान, संविधान होता क्या है? सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि संविधान ये होता है कि उन मौलिक नियमों, सिद्धांतों और परंपराओं का संग्रह होता है जिसके द्वारा किसी देश में सरकार का गठन होता है और उसकी कार्यविधि शामिल होती है। मीन्स संविधान उन मौलिक नियमों, सिद्धांतों और परंपराओं से मिलकर बना होता है जिसमें किसी सरकार के गठन और कार्यविधि के बारे में बताया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों के लिए कौन से कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। भारतीय संविधान पूरी तरह से लोकतंत्र के नियमों पर आधारित है, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है जिसे हर वयस्क नागरिक हर 5 साल बाद अपने मताधिकार से चुनता है। भारतीय संविधान के लिखने से पहले उसकी प्रस्तावना लिखी गई थी। उसकी प्रस्तावना में साफ साफ बताया गया था कि भारत किस तरह का लोकतंत्र होगा, भारत किस प्रकार का देश होगा। मीन्स उस प्रस्तावना को हम किसी भी देश के संविधान की कुंजी, हृदय की कुंजी कह सकते हैं। मीन्स संविधान की एक ऐसी कुंजी जो संविधान निर्माताओं द्वारा ये बताने के लिए लिखी गई थी कि संविधान के अंदर क्या है या किस तरह का गणराज्य होगा, या भारत किस तरह की लोकतांत्रिक भारत में किस तरह से लोकतंत्र के कार्य होंगे। जैसे हम भारत के लोग, यानी कि हम सब भारतवासी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मीन्स भारत की शासन व्यवस्था भारत के लोग मिलकर स्वयं करेंगे। भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होगा, किसी विदेश का या किसी और का अधिकार हमारे ऊपर नहीं होगा। समाजवादी यानी कि ऐसा देश जिसमें सब नागरिक समान होंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सब नागरिक समान होंगे, उनको समान अधिकार होंगे, उनके सबके कर्तव्य भी समान होंगे। नेक्स्ट है हमारा पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार होगा। राज्य किसी पर कोई भी धर्म नहीं थोपेगा, ठीक है, मतलब धर्म निरपेक्ष देश होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र होगा और गणराज्य यानी कि जो संवैधानिक मुखिया होगा वो हमारा राष्ट्रपति होगा और वो एक ऐसा पदाधिकारी होगा जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भारत की जनता चुनेगी, ठीक है, और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मीन्स प्रत्येक नागरिक को समाज में बराबर दर्जा दिया जाएगा, सबको समान समझा जाएगा, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। आर्थिक तौर पर प्रत्येक व्यक्ति अपने की जीविका को कमाने का अधिकारी होगा, वो किसी भी तरह से अपनी जीविका को कमा सकता है। राजनीतिक तौर पर भी सभी व्यक्ति समान होंगे, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार करने का अधिकार होगा। हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे जिसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक अपने मत के द्वारा अपने पसंदीदा नुमाइंदे को चुन सकता है। इस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही ये बता दिया गया था कि भारत किस प्रकार का लोकतंत्र होगा, भारत के लोग किस तरह से अपने देश के शासन को चलाएंगे। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी जिसमें 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 2 शब्दों को जोड़ा गया था ताकि भारत को एक धर्म निरपेक्ष देश दिखाया जा सके और समाजवादी मीन्स
पूरी तरह से लोगों के लिए कार्य करने वाली सरकार। मीन्स किसी से किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रभुत्व संपन्न मीन्स जिस पर खुद का प्रभुत्व होगा, खुद का राज होगा, वो किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होगा। वो अपनी विदेश नीतियां स्वयं बनाएगा और स्वयं के लिए ही कार्य करेगा। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 यानी कि 389 रखी गई, जिसमें से 292 ब्रिटिश रियासतों के प्रतिनिधि थे और 92 जो थे वो अन्य सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि को शामिल किया गया। संविधान को बनाने में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान निर्मात्री सभा में जिन सदस्यों को शामिल किया गया उनमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव, उसके अलावा श्रीमती सरोजनी नायडू। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इस संविधान निर्मात्री सभा की सदस्य थी। हम डिस्कशन करेंगे इसकी। संविधान सभा में कुछ वाद विवाद भी चला था। महात्मा गांधी ने अपनी हरिजन पत्रिका के एक लेख लिखा था जिसका नाम था द ओनली वे। इसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि संविधान सभा स्वयं से एक ऐसे संविधान का निर्माण कर सकती है जो सबके लिए कल्याणकारी होगा, जो सबके हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इस संविधान सभा के सामने वाद विवाद के जो वो मुद्दे थे वो क्या क्या थे? एक था भूमि सुधार, दूसरा था अनुसूचित जाति और जनजाति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा का प्रबंध करना, देश की शासन व्यवस्था को चलाना, उसके अलावा भूमि सुधार और औद्योगिक विकास। इस तरह के मुद्दों को संविधान सभा में वाद विवाद के विषय के दौरान देखा गया था। हित समूह मतलब प्रत्येक समाज में कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग, इस तरह से वर्ग पाए जाते हैं। कृषक वर्ग अपने हितों के बारे में सोचता है, मतलब अपने लाभ के बारे में सोचता है। व्यापारी वर्ग अपने लाभ के बारे में सोचता है। इस तरह से मतलब इन समूहों के कुछ सदस्य इकट्ठे बनकर एक संगठन बना लेते हैं और वो अपने हितों को साधने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाती हैं। लेकिन हित समूह के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। जब ये हित समूह के सदस्य अपने लाभ के लिए किसी राजनीतिक दल पर दबाव बनाते हैं तो उसको दबाव समूह का नाम दिया जाता है। ये व्यापारी वर्ग भी हो सकता है, ये कृषक वर्ग भी हो सकता है। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में भी बड़ा डिफरेंस होता है। राजनीतिक दल पूरी तरह से रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन होता है, सरकार के अधीन वो रजिस्टर्ड होते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दबाव समूह कोई भी चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है, और दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा करना। इस तरह से मतलब दबाव समूह एक ऐसा समूह होता है जो अपने कार्य को साधने के लिए किसी भी दल में शामिल हो जाता है और अपने कार्यों को करवाने के लिए या राजनीतिक मसलों से निपटने के लिए सरकार पर दबाव बनाता है। उसको दबाव समूह का नाम दिया गया है। और ये दबाव समूह व्यापारी वर्ग भी हो सकते हैं, कृषक वर्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, मजदूर वर्ग भी हो सकते हैं और अन्य तरह के संगठन भी हो सकते हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को 6 अधिकार दिए गए हैं। अब मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, मौलिक अधिकार होता क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं या वे सीमाएं होती हैं जिनके थ्रू एक व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास होता है, जिनके द्वारा वो समाज में पूरी तरह से ग्रोथ करता है, विकसित होता है। मतलब इनके बिना एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास होना संभव नहीं है। देखो, पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 में दिखाया गया है। इस अधिकार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समान है। अवसर की समानता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि उसका समाज में उसको हर कार्य को करने का अधिकार है। अवसर की समानता है, शिक्षा का अधिकार है, हर एक चीज़ में उसको दूसरों के समान रखा गया है। पुरुषों और स्त्रियों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त
किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी कार्य करना, कहीं पे भी घर बनाना, बेचना, जमीन को खरीदना, अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा संघ बनाने का भी अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 19 में दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध मतलब कोई भी व्यक्ति दूसरे के अधीन कार्य नहीं किए करेगा। मीन्स पूरे समाज को दास मुक्त कर दिया गया है। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। ये अनुच्छेद 23 और 24 में दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। एक दूसरे के धार्मिक विचारों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में दिखाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को मतलब चाहे वो समाज का छोटा तबका हो या समाज का बड़ा तबका हो, छोटा समुदाय हो या बड़ा समुदाय हो, प्रत्येक समुदाय के व्यक्ति को संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है और वो कहीं भी शिक्षा से संबंधित कोई भी स्कूल, कॉलेज और संस्था खोलने का पूर्ण अधिकार उनको दिया गया है। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो कहीं भी कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकता है। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो 5 मौलिक अधिकार ऊपर बताए गए हैं, इनकी रक्षा के लिए एक न्याय प्रणाली लागू की गई है, जो अनुच्छेद 32 में दिखाया गया है कि इन मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है ताकि हमारे इन मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। नीति निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में के अध्याय 4 में पूरी तरह से नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। नीति निदेशक सिद्धांत एक राज्य और देश की सरकार के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इन सिद्धांतों में ये बताया गया है कि सरकार किस तरह से कल्याणकारी नीतियां बनाए ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके, समुदायों के अंदर जो भेदभाव की नीति है उसको खत्म किया जा सके। ये नीति निदेशक सिद्धांत सरकार की नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इनके अंतर्गत मार्गदर्शन के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं ताकि आने वाली जनरेशन्स में सरकार नीति बनाते समय ध्यान रखे कि उनका मुख्य उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में बदलना है। कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो सभी व्यक्तियों के कल्याण और लाभ के लिए कार्य करे। मीन्स ये नीति निदेशक सिद्धांत जो हैं वो सरकार के लिए, राज्य सरकार और राष्ट्र सरकार दोनों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। भारत में संघीय सरकार पाई जाती है। संघीय सरकार मीन्स भारत की सरकार 2 स्तरों पर कार्य करती है, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर। राज्य स्तर पर भी सरकारें बनाई जाती हैं और राष्ट्र स्तर पर भी सरकार बनाई जाती है, जिसे केंद्रीय सरकार का नाम दिया गया है। 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा गांव में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई। मीन्स भारत गांव का देश है। हम सब जानते हैं कि हमारी 70% जनसंख्या जो है वो गांव से बिलोंग करती है। ठीक है, तो गांव में ग्राम स्तर पर न्याय व्यवस्था को लागू करने के लिए गांव के बलवंत राय कमेटी की स्थापना की, बलवंत राय कमेटी को स्थापित किया गया और उसकी बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों पर 1992 में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई। ग्राम स्तर पर इसको ग्राम पंचायत का नाम दिया गया। पंचायत यानी कि 5 व्यक्तियों का समूह जो गांव के अंदर न्याय प्रणाली को लागू करेगा। उसके अलावा खंड स्तर पर इसको पंचायत समिति का नाम दिया गया। खंड स्तर पर इसको पंचायत समिति का नाम दिया गया। जिला स्तर पर इसको जिला परिषद का नाम दिया गया। गांव के लोग यानी कि गांव के जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं वे सब अपने मताधिकार के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं, अपना सरपंच स्वयं चुनते हैं। ठीक है, और वो उन गांव में गलियों का, पानी का, भोजन का प्रबंधन
करता है, चारागाहों का प्रबंध करता है। खंड स्तर पर पंचायत समिति का नाम दिया गया। गांव स्तर पर जो पंचायतें चुनी जाती है उनके सदस्य मिलकर बाद में पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। फिर पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद का निर्माण करते हैं। इस तरह से ग्राम पंचायतें विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर पूरी तरह से आधारित थी। मीन्स जिला स्तर पर विकास के कार्य कौन करेगा? जिला परिषद। खंड स्तर पर पंचायत समिति जो 5 या 6 गांवों को मिलकर खंड के तौर पे बनाई जाती थी वो पंचायत समिति थी। ग्राम स्तर पर पंचायत विकास के कार्यों के लिए ग्राम पंचायत प्रबंधन करेगी। ग्राम पंचायत के अंतर्गत 1/3 यानी कि 1/3 कुल सदस्यों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई। इन 1/3 सीटों में से भी 17% जो थी वो अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रखी गई, ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति को भी आगे बढ़ने का मौका मिले और महिलाओं को भी चुनाव में या मतलब आगे बढ़कर उत्तरदायित्व लेने का पूरा मौका मिले। वन पंचायत, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा वन पंचायत। उत्तराखंड जैसे राज्य में जो दुर्गम इलाका है वहाँ पर ज़्यादातर व्यक्ति सेना में कार्य करते हैं, तो घर का कार्य संभालने के लिए महिलाओं को ही आगे आना पड़ता है। महिलाएं ही घर के चूल्हे चौके का प्रबंधन करती हैं। वे ही उनको लकड़ियाँ चुनने के लिए काफ़ी दूर दूर तक जंगलों में जाना पड़ता है, दुर्गम इलाकों में जाना पड़ता है। तो इस वजह से महिलाओं ने वहाँ पर वन पंचायत का प्रबंधन किया है, जिनका प्रमुख कार्य क्या होता है कि नज़दीक के इलाकों में नर्सरियों का विकास करना, ऐसे पेड़ लगाना जिनसे आसानी से लकड़ी प्राप्त हो सके। इस तरह के कार्य वहाँ पर शुरू किए गए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन जो शुरू किया था वो उत्तराखंड में इसी वजह से शुरू किया गया था कि वहाँ पर मतलब नर्सरियों का अच्छा प्रबंधन किया जाए और मतलब जो ये उत्तराखंड के लोग हैं या जो लोग दुर्गम इलाकों में रहते हैं, जनजातीय लोग हैं, उनको पूरी तरह से जो वनों पर पूरी तरह से निर्भर है उन्हें उनके वनों का संरक्षण किया जा सके, वनों को बचाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य है दुर्गम इलाकों में नर्सरियों का विकास करना, पेड़ पौधे लगाना और उन पेड़ पौधों की रक्षा करना माना गया है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया चैप्टर भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।